तो हेलो प्यारे साथियों, कैसे हो? मस्त हो ना? जबरदस्त हो ना? बिल्कुल मस्त रहना चाहिए और जबरदस्त ही रहना चाहिए और हमारी पढ़ाई जो है ना जोरों से चलते रहना चाहिए। तो दोस्तों, इसी पढ़ाई में चार चांद लगाने के लिए हम आपके सामने हाजिर हैं और आज हम दोस्तों मात्र 2 सेल करेंगे और इन 2 सेल मात्र से आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे, है ना? तो मेरे भाई, इन 2 सेलों को बहुत अच्छे से कर लो क्योंकि ये सेल जो है ना एग्जाम में आएंगे और जब एग्जाम में आएंगे तो आपसे बन जाएंगे और आपके 5 नंबर या 4 नंबर जितने नंबर में भी आए आपके पक्के हो जाएंगे। तो आओ इनको करते हैं। तो आज हम कौन से सेल करने वाले हैं पता है? थंबनेल पे देख ही लिया होगा ना, सीसा संचायक सेल और ईंधन सेल। सीसा संचायक सेल और कौन सा सेल प्यारे भाई? ईंधन सेल। दोनों सेल को कंप्लीट करेंगे। बस इससे पहले थोड़ी सी 2-3 मिनट की सेल की कहानी सुन लो। आपको पता है ना सेल सेल क्या होता है? तो आप जानते ही हो, सेल वो होता है जिससे हम धारा प्राप्त करते हैं, जिससे हम धारा लेते हैं उसे हम सेल कहते हैं। और सेल को ही प्यारे भाई हम क्या बोलने लगते हैं? कभी कभी बैटरी बोलने लगते हैं। तो सेल या बैटरी वो होता है जिससे हम धारा लेते हैं। क्लियर हो गया? अब बात करें सेल की, तो सेल मेरे भाई 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्यारे भाई प्राथमिक सेल। कौन सा सेल? प्राथमिक सेल। और एक सेल प्यारे भाई होता है द्वितीय सेल। कौन सा सेल प्यारे भाई? द्वितीय सेल। एक होता है प्राथमिक सेल और दूसरा हमारा प्यारे भाई होता है द्वितीय सेल। भाई अगर हम प्राथमिक सेल की बात करें कि प्राथमिक सेल क्या है, तो मेरे भाई ऐसा सेल जिसे एक बार उपयोग कर लेने के बाद पुनः जिसका उपयोग नहीं किया जा सके। आपको पता होगा, घड़ी का सेल, रेडियो का सेल या हमारी ये वाली घड़ी का जो सेल होता है, जैसे वो एवर रेडी आता है ना 5-10 रुपए का छोटा वाला, उसको आप घड़ी में डाल देते हो और जब वो खराब हो जाता है, क्या आप उसको फिर से चार्ज करके घड़ी में डाल सकते हो? नहीं ना, नहीं डाल सकते ना। तो ये वही सेल है जिसको एक बार डिस्चार्ज कर देने के बाद पुनः चार्ज नहीं किया जा सकता। मतलब ऐसा सेल जिसे एक बार उपयोग कर लेने के बाद पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता, उसे प्यारे भाई हम बोलते हैं प्राथमिक सेल। तो ये प्राथमिक सेल में कौन सा सेल आता है? घड़ी का सेल, है ना, रेडियो का सेल, ये वाले सेल आते हैं। बट अगर हम द्वितीय सेल की बात करें प्यारे भाई, तो द्वितीय सेल जो है हमारा बैटरी होता है। बैटरी आपने सुना है ना, बैटरी जैसे मोबाइल की बैटरी, है ना, कार की बैटरी, ट्रैक्टर की बैटरी, बस की बैटरी, ट्रक की बैटरी, ये जो जितनी भी बैटरियां होती हैं, ये जो बैटरियां हैं वो आपका प्यारे भाई द्वितीय सेल है। ठीक है? कौन सा सेल है प्यारे भाई? द्वितीय सेल है। कोई दिक्कत है? ठीक है। अब ये द्वितीय सेल है तो द्वितीय सेल को हम मेरे प्यारे भाई चार्ज भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? चार्ज कर सकते हैं और इसको हम डिस्चार्ज भी कर सकते हैं। चार्ज और डिस्चार्ज दोनों कर सकते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि इनको एक बार उपयोग कर लेने के बाद फेंक दें। अगर ऐसा होता तो मेरे प्यारे भाई मोबाइल में आप कितनी बैटरियां डलवाते? बोलो, नहीं ना। तो द्वितीय सेल ऐसा होता है जिसे हम चार्ज भी कर सकते हैं और डिस्चार्ज भी कर सकते हैं। तो मेरे भाई इस प्राथमिक सेल की अगर बात करें, एक सेल की अगर बात करें, तो मेरे भाई सेल अगर है तो सेल के लिए जरूरी है कि उसमें एक एनोड होना चाहिए। तो सेल के लिए क्या जरूरी है मेरे भाई? क्या होना चाहिए? उसमें एक एनोड होना चाहिए और सेल के लिए जरूरी है कि उसमें एक कैथोड होना चाहिए। अगर सेल है तो एनोड और कैथोड होगा। अब बोलो भाई, एनोड क्या होता है, कैथोड क्या होता है? तो एनोड और कैथोड कोई विशेष वो चीज नहीं होती, ये क्या होती हैं? धातुओं की छड़ें होती हैं। क्या होती हैं? धातु की छड़ होती है और जो धातु की छड़ है वही है एनोड और वही क्या है प्यारे भाई? कैथोड है। ठीक है? तो ये भी धातु की छड़ और ये भी धातु की छड़। तो ध्यान रखना, एक सेल में एक एनोड और एक कैथोड होना जरूरी है। एक सेल में एक एनोड और एक कैथोड होना जरूरी है, ये याद रखना। ठीक है, चलो। अब एनोड कैथोड के साथ और क्या होना चाहिए? तो एनोड कैथोड के साथ और होना चाहिए इसके अंदर विद्युत अपघट्ट। क्या होना चाहिए? विद्युत अपघट्ट। तो सेल होने के लिए जरूरी है कि उसमें एनोड हो, कैथोड हो और क्या हो? विद्युत अपघट्ट। इतना समझ गए ना? तो एक सेल में क्या होता है? एक एनोड और एक कैथोड। ठीक है? अच्छा, अब हम ये समझते हैं हमारा जो सीसा संचायक सेल है इसको। तो सबसे पहले तो आप समझ लो मेरे प्यारे भाई, जो सीसा संचायक सेल है ये द्वितीय सेल है, प्राथमिक सेल नहीं, ये द्वितीय सेल है। अब द्वितीय सेल है अगर ये, तो इसको हम चार्ज भी करेंगे और इसको हम डिस्चार्ज भी करेंगे। ठीक है? लेकिन मेरे भाई विशेष बात तो ये है कि जो आपका द्वितीय सेल सीसा संचायक सेल है, ये कई सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़कर बनाया जाता है। एक सेल से नहीं बनता, ये कई सेलों को, मतलब जो द्वितीय सेल है ये बैटरी है, सेल नहीं है। ये क्या है प्यारे भाई? बैटरी है। और बैटरी
कई सेलों को जोड़कर आपस में बनाई जाती है। ध्यान रखना, बैटरी में एक सेल नहीं होता, दो या दो से अधिक सेल होते हैं। तो देख ध्यान से सुनो कि एक सेल में एक एनोड और एक कैथोड होता है, तो जो सीधा संचायक सेल है इसको कई सेलों को जोड़कर बना सकते हैं। मतलब जितना आप बड़ा बनाना चाहो उतना आप बना सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने देखो इसमें कितने इलेक्ट्रोड लगा दिए, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रोड लगा दिए। अब 6 में आधे एनोड होते हैं और आधे क्या होते हैं, कैथोड। जैसे अब 6 लगाए तो 3 एनोड होंगे और 3 क्या होंगे, तो एक सेल में एक एनोड और एक कैथोड। अब 3 एनोड और इसमें 3 कैथोड है, मतलब मैंने इसको कितने सेल को जोड़कर बनाया, 3 सेल को जोड़कर बनाया। कितने, 6 इलेक्ट्रोड है ना, 3 एनोड 3 कैथोड है, मतलब इसमें मैंने 3 सेलों को जोड़कर बनाया। आप 4 5 6 10 या 2 को भी जोड़कर बना सकते हो, आप जितना भी चाहो उतना बना सकते हो। मतलब ये जो सेल है कई सेलों को आपस में श्रेणी क्रम में जोड़कर बनाया सकते, ठीक है। अब आगे हम क्या करते हैं, कई सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़कर बना लिया। अब आगे हम क्या करते हैं, ये जो इलेक्ट्रोड होते हैं इनमें हम आगे क्या करते हैं, इन इलेक्ट्रोडों को एक विद्युत रोधी पात्र में डुबा देते हैं। अब विद्युत रोधी पात्र मतलब, विद्युत रोधी पात्र का मतलब जिसमें धारा का प्रवाह ना हो। जैसे आपको पता है प्लास्टिक, अक्सर आपने देखा होगा बैटरी जो है ना प्लास्टिक की होती है। इन्वर्टर आपने देखा होगा, इन्वर्टर ही है ये, जो आप घर में आपके इन्वर्टर रखा है ना, ये इन्वर्टर ही है, ठीक है। तो आपको पता है ये प्लास्टिक का होता है, तो ये विद्युत रोधी का मतलब जिसमें धारा का प्रवाह ना हो। तो इसमें बेटा ये काय का पात्र, कौन सा पात्र होता है, विद्युत रोधी पात्र होता है। कौन सा पात्र, विद्युत रोधी पात्र होता है ये, ठीक है, विद्युत रोधी पात्र होता है जिसमें धारा का प्रवाह नहीं होता। अब ये एनोड कैथोड डुबा देते हैं, तो इसमें हम क्या करते हैं, जितने भी एनोड होते हैं सबको एक सिरे से, मतलब एक एनोड बनाते हैं। इतने सारे एनोड नहीं रखते, जैसे इसमें 3 एनोड हैं तो 3 एनोड नहीं रखेंगे, तो तीनों एनोड को हम एक सिरे से जोड़ देंगे। जैसे ये एनोड है, ये एनोड है, ये एनोड, तो तीनों एनोड को हमने देखो आपस में जोड़ दिया और यहाँ हमने एक एनोड बना लिया। कितना एनोड बना लिया, एक एनोड बना लिया। इसी प्रकार सभी कैथोड को हमने क्या कर दिया, दूसरे सिरे से जोड़ दिया और हमने एक इसमें क्या बना दिया, कैथोड बना दिया। जैसे हमने सभी जो एनोड है एक एनोड बना लिया, ऐसे ही सभी एनोड को, सभी कैथोड को जोड़कर हम एक क्या बना लेंगे, एक कैथोड बना लेंगे, ठीक है। यहाँ से ध्यान रखने वाली बात यह है, ये द्वितीय सेल है इसलिए इसमें एनोड प्लस का होता है और कैथोड का होता है माइनस का होता है, ठीक है। चलो इतना कर लिया। अब आगे हम क्या करते हैं प्यारे भाई, ये जो विद्युत रोधी पात्र है, ये जो इलेक्ट्रोड है ना, इनको हम क्या करते हैं 38% सांद्रता, 38% सांद्रता, 38% मतलब 38% का मतलब ये है कि 38% H2SO4 डायरेक्ट लिख रहा हूँ। 38% बेटा क्या, H2SO4। 38% H2SO4 का मतलब 100 में से 38% H2SO4 है, सॉरी 100 में से 38% क्या है, H2SO4, और बाकी जो है वो क्या है, जल है ना। तो जल में 38% H2SO4 मिलाएंगे और हम इसमें विलयन डाल देंगे। तो इसमें हमने क्या कर दिया, 38% H2SO4 का क्या भर दिया, हमने विलयन भर दिया 38% H2O का, ठीक है। समझ आया आपको ये, ठीक है। तो ये हमने इसमें क्या कर दिया, ये विलयन भर दिया। इतनी बात समझ में आ गई, क्लियर है। आगे हम क्या करते हैं बेटा, ये जो एनोड होता है, आगे इसमें जो एनोड होता है बेटा वो काय का होता है, लेड का होता है। काय का होता है, लेड। लेड का मतलब पीवी का होता है बेटा, है ना। काय का होता है, पीवी का, लेड, लेड मतलब ये पीवी का होता है, क्लियर है, ठीक है। अब ये पीवी का तो होता है लेकिन इसके अंदर कुछ भरा होता है, इसके जो एनोड कैथोड होते हैं इसके अंदर कुछ भरा होता है। तो एनोड होता तो लेड का है लेकिन इसके अंदर मेरे भाई स्पंजी लेड भरा होता है। कौन सा लेड, स्पंजी लेड। अब स्पंजी लेड क्या होता है सर, तो स्पंजी लेड का मतलब चूर्ण के रूप में, जो लेड है वो उसको चूर्ण के रूप में इसके अंदर भर देते हैं, ठीक है। इसी प्रकार जो बेटा कैथोड होता है ना, कैथोड भी काय का होता है, लेड का होता है। काय का होता है, लेड का होता है। बट यहाँ विशेष बात ये है कि जो लेड का तो होता है लेकिन इसके अंदर भरा होता है बेटा लेड ऑक्साइड, PbO2, PbO2 लेड ऑक्साइड इसके अंदर ही भरा होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है ना। तो ये इस टाइप का ये पूरा सेल होता है जो मैंने यहाँ पर आपको समझाया, ये ऐसा होता है, ठीक है। आपको यहाँ थ्योरी जो दिख रही होगी आप देख सकती है, जो मैंने समझाया वही चीजें हैं, ठीक है। क्लियर हो गया इतना। तो यही संरचना होती है। जैसे हमने ये चित्र बनाया, इसमें हमने जो जो लिखा है, जो जो यहाँ मैंने बताया, वो क्या हो गई इसकी संरचना। बट ये कौन सा सेल है, द्वितीय सेल है। तो द्वितीय सेल को हम चार्ज भी करेंगे और डिस्चार्ज भी करेंगे। तो देखो अभी ये जो सेल जो मैंने बनाया है ये सेल चार्ज है। ये सेल कैसा है बेटा, चार्ज है। तो अब ध्यान से ये बात समझने वाली है कि अगर ये सेल चार्ज है, अगर ये सेल क्या है, चार्ज है, तो ध्यान से तुम्हें ये समझना है कि एनोड पर क्या होता है, लेड। जब ये सेल चार्ज होगा तो एनोड के अंदर क्या होगा, स्पंजी लेड, और कैथोड के अंदर क्या होगा, लेड ऑक्साइड। ये ध्यान रखना।
अगर सेल ये चार्ज है तो एनोड पर स्पंजी लेड होगा और कैथोड पर लेड ऑक्साइड होगा। ऐसे ही हमारे जो मोबाइल की बैटरी है, अगर ये चार्ज है तो एनोड के अंदर होगा स्पंजी लेड और कैथोड के अंदर होगा लेड ऑक्साइड। बात समझ में आई? अब ये सेल चार्ज है, ठीक है। तो ये आपको संरचना दिख रही है जो मैंने आपको समझाई, यही संरचना है, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे बेटा, डिस्चार्ज करेंगे और चार्ज करेंगे। तो अभी तो ये सेल चार्ज है, तो हम पहले क्या कर लें, इसको डिस्चार्ज कर लें और फिर क्या करेंगे, हम इसको चार्ज करेंगे, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं बेटा, पहले डिस्चार्ज करते हैं ना। तो अगर हम बात करें डिस्चार्ज को, तो डिस्चार्ज को अगर हम केमिस्ट्री की भाषा में बोले बेटा, तो डिस्चार्ज को केमिस्ट्री की भाषा में बोलते हैं आवेशन। क्या बोलते हैं? आवेशन। सॉरी निरावेशन, निरावेशन। तो डिस्चार्ज को हम क्या बोलेंगे, निरावेशन या विसर्जन। निरावेशन या क्या बोलेंगे, विसर्जन। तो अब हमें बताओ, अगर हमें इस सेल को डिस्चार्ज करना है, जैसे हमारे मोबाइल में जो बैटरी डली है उसको हमें डिस्चार्ज करना है, तो मोबाइल को चलाना पड़ेगा ना, है ना। या फिर हमारे पास मान लो ये बैटरी है, अगर हमें इसको डिस्चार्ज करना है तो इससे कूलर, पंख या कुछ चलाना पड़ेगा। मतलब इस सेल से हमें धारा लेनी पड़ेगी ना। बिना धारा लिए हुए डिस्चार्ज हो जाएगा? नहीं होगा ना, है ना। जैसे क्लियर है? तो आपको अगर इसको डिस्चार्ज करना है तो इसको हमें चलाना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको ध्यान से सुनना है, जब सेल से ऊर्जा ली जाती है, तब यह विद्युत रासायनिक सेल की भांति कार्य करता है और इसमें होने वाली जो अभिक्रियाएं हैं वो विसर्जन की क्रियाएं होती हैं, निरावेशन की क्रियाएं होती हैं। ठीक, सीधी सी बात, अगर हमें इसको डिस्चार्ज करना है तो इससे धारा लेनी पड़ेगी बाह्य स्रोत से जोड़ के, ठीक है। तो यही जो क्रियाएं हैं वो आपकी कौन सी, विसर्जन की क्रियाएं होंगी। इतना आपको समझ गए? ये यहाँ थ्योरी आपको दिख रही होगी। अब इसके समीकरण देखो, अब जब हम इससे धारा लेंगे बेटा, तो ये तो आपने थ्योरी तो देख ली कि ऐसा होता है, बट इसके रासायनिक समीकरण जो है ना वो महत्वपूर्ण है। जैसे थ्योरी तो आप बिल्कुल लिख लोगे कि भाई जब सेल को डिस्चार्ज किया जाता है तो सेल को बाह्य स्रोत से जोड़कर इससे धारा ली जाती है और इस पे फिर रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, तो ये तो आप लिख दोगे, बट रासायनिक समीकरण लिखना जरूरी है। एनोड पर क्या होगा, कैथोड पर क्या होगा, वो देखना जरूरी, ठीक है। तो देखो इसके अंदर भरा क्या है बेटा, पहले H2SO4। अब H2SO4 भरा है तो ये H2SO4 बेटा क्या होगा, H प्लस में और SO4 2 माइनस में टूट जाएगा। H प्लस में और SO4 2 माइनस में टूट जाएगा, ठीक है। अब जब हम इसकी रासायनिक अभिक्रिया लिखेंगे तो बेटा कुछ होगा एनोड पर, कुछ कहां पर होगा, एनोड पर, और कुछ कहां पर होगा, कैथोड पर। क्योंकि एनोड पर अभी चार्ज है तो स्पंजी लेड है और कैथोड पर अगर चार्ज है तो क्या है, लेड ऑक्साइड। तो कुछ ना कुछ होगा। तो बेटा लेड पर क्या होगा, ध्यान, सॉरी एनोड पर क्या होगा। तो देखो एनोड पर पहले से है क्या, स्पंजी लेड, मतलब लेड, है ना। तो आगे क्या होगा, जब H2SO4 ये टूटेगा तो देखो SO4 कौन है, माइनस का, तो देखो, और एनोड का है प्लस का, तो माइनस वाला कहाँ की ओर जाएगा, प्लस की ओर, और प्लस वाला कहाँ की ओर जाएगा, माइनस की ओर। तो SO4 कहाँ जाएगा बेटा, एनोड की ओर। तो SO4 कहाँ जाएगा, एनोड की ओर। तो देखो एनोड पर पहले से लेड तो है ही, एनोड पर बेटा पहले से लेड तो है ही, और एनोड पर और कौन जाएगा, SO4 जाएगा। तो ये SO4 कहाँ जाएगा, एनोड पर, SO4 कहाँ जाएगा, एनोड पर। तो एनोड पर ये SO4 एनोड पर जाकर क्या करेगा, एनोड पर जाकर क्या करेगा, ये जो एनोड है इसको, ये देखो अपने पास कितने इलेक्ट्रॉन लेके आया है, 2 इलेक्ट्रॉन। इस पे 2 माइनस लगाया ना, मतलब 2 माइनस लगाया, मतलब ये अपने पास कितने इलेक्ट्रॉन लेके आया है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेगा, एनोड पर जाकर एनोड को 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा। अब 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा मतलब यहाँ ये इस तरफ देगा, है ना। इलेक्ट्रॉन लेते हैं इस तरफ और देते हैं इस तरफ, तो ये एनोड पर जाके इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा। और जैसे ही इसको इलेक्ट्रॉन देगा एनोड को, और जब जैसे ही इसको क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, और इलेक्ट्रॉन देके Pb और SO4 आपस में यौगिक बना लेंगे। तो जब Pb और SO4 आपस में यौगिक बनाएंगे तो ये बन जाएगा PbSO4। क्या बन जाएगा, PbSO4। क्यों बन जाएगा, क्योंकि आपको पता है Pb पर होता है 2+, Pb पर क्या होता है, 2+। तो ये इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ये आपस में लेके क्या बना लेगा, एक यौगिक, मतलब PbSO4। मतलब ध्यान रखना, जब ये सेल डिस्चार्ज हो गया तो मेरे प्यारे भाई एनोड पर क्या बन गया है, PbSO4। अगर जब सेल डिस्चार्ज होता है ना तो एनोड पर क्या बन जाता है, PbSO4। ये ध्यान रखना, क्लियर है। चलो आ जाओ कैथोड पर देख लो, किस पर बेटा, कैथोड पर। तो आप बताओ कैथोड पर क्या है, कैथोड पर क्या है, लेड ऑक्साइड। पहले से कैथोड पर क्या है बेटा, लेड ऑक्साइड, PbO2। Pb क्या है, O2। और कैथोड पर कौन जाएगा, तो देखो हमने बोल रहे ना प्लस वाला कहाँ जाएगा, माइनस की ओर। तो H प्लस जो है वो कहाँ जाएगा, कैथोड।
H प्लस कहाँ जाएगा बेटा? कैथोड पर। लेकिन यहाँ से थोड़ी एक विशेष बात ये है कि H प्लस तो कैथोड पर जाएगा, लेकिन इस H प्लस के साथ साथ SO4 भी कुछ मात्रा में कैथोड पर चला जाएगा। अच्छा, वो कैसे जाएगा? क्यों? वो ऐसे जाएगा क्योंकि इस H प्लस और SO4 के मध्य आकर्षण बल है, और आकर्षण बल के कारण SO4 अकेला तो नहीं जाएगा, लेकिन ये जाएगा तो इसके आकर्षण के साथ साथ, इसके साथ साथ, क्योंकि इनमें आकर्षण है ना, तो इसके साथ साथ इस H प्लस के साथ साथ कुछ SO4 भी चला जाएगा, कुछ SO4 भी चला जाएगा। तो H प्लस तो गया, लेकिन इसके साथ कौन चला गया? कुछ SO4 माइनस भी चला गया, SO4 माइनस भी चला गया। तो अब कैथोड पर कौन कौन पहुंच गया? ले, ये तो पहले से ही है, ये चला गया और ये चला गया, ठीक है। तो आगे क्या होने वाला है? तो आगे बेटा ये होने वाला है कि ये जो इलेक्ट्रॉन देगा, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये इलेक्ट्रॉन देगा और ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन देगा और ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन देगा तो ये ले लेगा, ठीक है। तो ये कायम बदल जाएगा, जब ये इलेक्ट्रॉन दे देगा तो SO4 में, और ये कायम बदल जाएगा H में, और यहाँ क्या है बेटा? Pb, और यहाँ सॉरी O2, और यहाँ क्या है? Pb। तो आगे क्या होगा? ये जो Pb है वो SO4 के साथ क्या बना लेगा? PbSO4, PbSO4, और जो H है वो O के साथ क्या बना लेगा? H2, क्या बना लेगा बेटा? H2। दिख रहा है क्या बोर्ड पर? मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ दिख रहा है ना? तो आपको समझ में आ गया। तो ये SO4 ने Pb के साथ क्या बना लिया? PbSO4, और ये H ने O के साथ क्या बना लिया? H2। बैलेंस करना है तो बेटा यहाँ बैलेंस करना है तो यहाँ पर इसके 4 अणु लेने पड़ेंगे, है ना। अगर इसके 4 अणु लोगे, हाँ क्योंकि O है ना 2 बेटा, ठीक है। अगर इसके 4 अणु लोगे बेटा तो इसके हमें कितने अणु लेना पड़ेंगे? 2। कितना लेने पड़ेंगे? 2 लेना पड़ेंगे, ठीक है। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो? बैलेंस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो ये 2H2 हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बैलेंस हो गया, ठीक है। तो ये एनोड पर क्रिया हुई, ये कहाँ पर हुई? कैथोड पर। आज होप आप समझ में आ गई होगी, बट इसकी संपूर्ण अभिक्रिया लिखनी पड़ती है बेटा, संपूर्ण अभिक्रिया, संपूर्ण अभिक्रिया। तो संपूर्ण अभिक्रिया के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, इसको और इसको हमें जोड़ना पड़ता है। एरो के इस तरफ जो है उसको इस तरफ वाले से जोड़ देना, एरो के इस तरफ जो है उसको इस तरफ वाले से जोड़ना, ठीक है। तो संपूर्ण लिखना, एरो के इस तरफ कौन है बेटा? Pb है, और क्या है? SO4। अब इसमें एरो के इस तरफ कौन है बेटा? PbO2, PbO2, और क्या है? 4, H प्लस है, और क्या है बेटा? SO4, ठीक है। इसमें देखो एरो किस तरफ कौन है बेटा? PbSO4, है ना, और क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर क्या है? PbSO4, यहाँ भी है ना। तो ये ऐसा कर दो ना, यहाँ 2 लगा दो, एक ही है, एक ही है, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन, और क्या है बेटा? 2H2, 2H2, ठीक है। ये इसकी कौन सी अभिक्रिया हो गई बेटा? संपूर्ण अभिक्रिया हो गई, ठीक है। तो यहाँ से ध्यान रखना, अब हमने सेल को डिस्चार्ज कर दिया, और जब सेल डिस्चार्ज हो गया तो एनोड पर क्या बन गया? PbSO4, और कैथोड पर क्या बन गया? PbSO4 और H2। ध्यान रखना, अब ये सेल डिस्चार्ज होता है तो एनोड पर ये होता है, और कैथोड पर क्या होता है बेटा? आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है? जो हमने सेल डिस्चार्ज किया है, अब हम इसको फिर से चार्ज करेंगे। अगर हम सेल को चार्ज करेंगे तो फिर से एनोड पर लेड और कैथोड पर लेड ऑक्साइड आना चाहिए। तो अब हम सेल को बेटा क्या कर रहे हैं? चार्ज कर रहे हैं। तो जब हम सेल को चार्ज करेंगे तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा? विद्युत धारा से जोड़ना पड़ेगा, है ना। मतलब हमें क्या करना, जैसे मान के चलो हमारा मोबाइल है, अगर हम इसे चार्ज कर रहे हैं तो इसको हमें चार्जर लगा के धारा देनी पड़ेगी ना। तो हम सेल को क्या करेंगे? धारा देंगे, और जब धारा हम देंगे तो जो डिस्चार्ज है इसके विपरीत क्रियाएं होंगी। अब हम हमारा सेल चार्ज होगा तो डिस्चार्ज के विपरीत क्रियाएं होंगी, तो सेल हमारा चार्ज होगा। तो ये जो क्रियाएं हो रही हैं बेटा, ये उल्टी हो जाएंगी। ये क्रियाएं कैसी हो जाएंगी बेटा? उल्टी हो जाएंगी। जब ये क्रियाएं उल्टी होंगी तो ये थ्योरी आपको लिखी है, देख लेना। तो एनोड पर क्या होगा? ये इसका ही उल्टा होगा, तो इसका उल्टा होगा, तो ये जो है इस तरफ लिख दो और ये लिख दो इस तरफ, खत्म, टाटा बाय बाय, जय हिंद। अभी नहीं, पहले लिख तो दो फिर टाटा बाय बाय, ठीक है। तो इसको अपन को इस तरफ और इसको आपको इस तरफ लिखो। देखो इसको इस तरफ लिखेंगे तो ये PbSO4, ठीक है, और कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। बस दिमाग लगा ही नहीं, इसको इस तरफ, इसको इस तरफ, ठीक है। अब इसको इस तरफ लिख लो, क्या है? Pb और SO4, दिमाग लगा नहीं, हो गया, ये एनोड का हो गया। तो बट अब इसको मिटाना पड़ेगा, तो इसको हमने मिटा दिया, क्योंकि ये कौन सी क्रिया थी? डिस्चार्ज की, और हम चार्जिंग की बता रहे हैं, ये उल्टा बना, ठीक है।
चलो अब जैसे इस कैथोड पर बनाना है तो इसका उल्टा कर दो, कर दें इसका उल्टा, तो इसका उल्टा कर दो, क्या है PbSO4 इधर 2H2, क्योंकि डिस्चार्ज चार्ज विपरीत क्रिया है ना, डिस्चार्जिंग और चार्जिंग विपरीत क्रिया है ना, ठीक है। तो इसको इस तरफ लिख दिया, अब इसको इस तरफ लिख दो, लिखो PbO2 प्लस 4H प्लस SO4 2 उल्टा लिख दिया। तो अब इसको भी लिखा रहने नहीं, ये तो कौन सी है डिस्चार्जिंग वाली और ये कौन सी है चार्जिंग वाली। तो देख लो आप, आ गया ना, एनोड पर क्या था लेड था, आ गया, कैथोड पर देखो लेड ऑक्साइड था, आ गया ना। अब संपूर्ण बनाना है तो संपूर्ण बनाना है तो संपूर्ण बना देना। अब इन दोनों को और यहाँ इन दोनों को जोड़ देना। समझ गए कितना आसान है, समझ गए कि नहीं? हाँ बिल्कुल समझनी चाहिए, है ना, क्योंकि यही तो हमारी समझदारी है। समझ गए होंगे, कोई दिक्कत परेशानी वाली कोई चीज़ नहीं है। थ्योरी आपको दिखाई दी थी, समझाई दिया था, पूरा कुछ कंप्लीट हो गया। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेता है, चाहे आपसे आवेशन की क्रिया पूछ ले, चाहे आपसे निरावेशन की। तो ये आवेशन की है, चार्जिंग मतलब आवेशन और डिस्चार्जिंग मतलब निरावेशन। क्लियर है, पूरा समझ गए, कोई परेशानी नहीं है। बस इसकी संपूर्ण अभिक्रिया नहीं लिखी है तो आप लिख लेना, ये लिख दूं, इसको और इसको जोड़ देना, इसको और इसको जोड़ देना, और क्या लेना है, बच्चे की जान लोगे क्या यार, है ना, कर लोगे ना इतना तो। चलो रहे तो आ जाओ, अभी ईंधन सेल कंप्लीट कर लेते हैं, है ना। तो समझ लो ईंधन सेल क्या होता है। तो देखो ईंधन सेल कौन सा सेल है बेटा, ये ईंधन सेल है। तो ईंधन सेल है तो ईंधन को जलाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, ईंधन को जलाना पड़ेगा। अब ईंधन के रूम में हम लकड़ी कंडे नहीं जलाएंगे, समझ रहे हो आप, लकड़ी कंडे नहीं जलाएंगे ईंधन के रूम में। यहाँ पर बेटा हमें ईंधन के रूम में किसको जलाना पड़ता है, हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन को जलाना। हाइड्रोजन एक ईंधन है ना, ठीक है। मेथेन CH4 को जलाना पड़ेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड CO को जलाना पड़ेगा। तो मतलब हमें यहाँ इन ईंधनों को जलाते हैं, समझ रहे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ऐसे सेल जिनमें ईंधन H2CH4 मेथेन है ना CO आदि को जलाकर इनकी, इनसे देखो अब ये रासायनिक पदार्थ है तो इनसे जो ऊर्जा मिलेगी वो कौन सी ऊर्जा होगी, रासायनिक ऊर्जा, ठीक है। आदि से प्राप्त जो रासायनिक ऊर्जा है इसको हम काहे में बदलते हैं, विद्युत ऊर्जा में, ठीक है। तो ऐसे सेल जिनमें H2CH4 CO आदि ईंधनों के दहन से इनकी जो रासायनिक ऊर्जा होगी इनको हम किस ऊर्जा में बदलेंगे बेटा, विद्युत ऊर्जा में। उसे हम कौन सा सेल बोलेंगे, ईंधन सेल। कौन सा सेल, तो आपको ध्यान रखना ईंधन सेल में कौन कौन से ईंधन जला जाते हैं, हाइड्रोजन CH4 मेथेन कार्बन मोनोऑक्साइड आदि, ठीक है। अब यहाँ एक विशेष पॉइंट और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो ईंधन सेल होते हैं प्यारे भाई, इनकी जो दक्षता होती है वो 70% होती है। कितनी परसेंट होती है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हम 100% अगर ईंधन जलाएंगे, कितना परसेंट ईंधन जलाएंगे, तो जैसे मान के चलो हमने हाइड्रोजन ही जलाया तो 100% ईंधन हाइड्रोजन जलाने पर हमें 74% हाइड्रोजन का ऊर्जा मिलेगी। 74% हाइड्रोजन क्या मिलेगी, ऊर्जा। बाकी जो 26% हाइड्रोजन है वो व्यर्थ चला जाएगा, व्यर्थ खराब हो जाएगा, ठीक है। तो इनकी जो दक्षता होती है वो एफिशिएंसी होती है वो इतनी होती है 74%, ठीक है। बाकी जो 26% है वो व्यर्थ चला जाएगा, ऐसा किसी भी रहे, है ना। तो ये विशेष पॉइंट एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये उसमें आता है ऑब्जेक्ट में कि इनकी दक्षता कितनी होती है, इनकी दक्षता कितनी होती है 74%, ठीक है। तो ध्यान रखना, है ना। अच्छा इन सेलों में आता कौन कौन है, तो मेरे भाई इन सेलों में आता है ना, हाइड्रोजन H2O2 सेल, है ना। ये उदाहरण है इनके, जैसे उदाहरण आपको लिख लेना, जैसे H2O2 सेल है ना, मैं यहाँ लिख रहा हूँ H2O2 सेल, H2O2 सेल, ये ईंधन सेल है, ठीक है। और ईंधन सेल H2O2 होने के कारण इसको मेरे भाई हाइड्रोजन सेल भी बोलते हैं। कौन सा सेल बोलते हैं, H2O2 सेल ईंधन सेल है, H2O2 सेल कौन सा सेल है, ईंधन सेल है। और इस H2 की उपस्थिति के कारण इसको हम हाइड्रोजन सेल भी बोलते हैं। तो कभी कभी आपके पेपर में आ जाता है कि हाइड्रोजन सेल क्या है, इसका संक्षिप्त चित्र बनाइए और इसका वर्णन कीजिए। तो अगर बोला जाए हाइड्रोजन सेल क्या है तो ईंधन सेल है, ईंधन सेल क्या है तो हाइड्रोजन सेल है, आप मान लेना, ठीक है। चलो फिर आपका प्रोपेन ऑक्सीजन सेल होता है ना। जैसे यहाँ पर ये बदल जाता है, जैसे यहाँ पर प्रोपेन आ जाए, क्या आ जाए, प्रोपेन, तो C3 कितना आ जाए, C3H8, ठीक है। प्रोपेन आ जाए, मेथिनॉल आ जाए तो मेथिनॉल ऑक्सीजन सेल भी होता है, ऐसे कई टाइप के सेल होती है। तो ये इनके क्या हो गए उदाहरण, ठीक है। तो आओ हम इस सेल को अब बना देते हैं, ठीक है। तो ध्यान से सुनना इस सेल के बारे में। जो ये जो ईंधन सेल है इसमें सरंध्र कार्बन जानते हो,
सरंध्र जानते हो क्या? सरंध्र का प्यारे भाई मतलब ये होता है जिसमें छोटे छोटे छेद हो। अच्छा, कभी आप बैंक में गए होगे, पार्क में गए होगे, बैंक या पार्क में कभी गए, उसमें देखा होगा तुमने, वो ऐसी कुर्सियां डली रहती हैं, ऐसी बेंचें डली होती जिसमें छोटे छोटे छेद होते हैं ना, जिसमें छोटे छोटे छेद हों उसको हम सरंध्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे भाई? सरंध्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सरंध्र। ठीक है, जिसमें छोटे छोटे छेद हों। तो इसमें क्या क्या किया है, इसमें सरंध्र कार्बन की 2 इलेक्ट्रोड बना दिए, एक इलेक्ट्रोड ये है और एक इलेक्ट्रोड ये है। सरंध्र मतलब जिसमें छोटे छोटे छेद हों। ठीक है, अब इसमें हमने क्या किया, ये तो आपको दिख रहा है ना, ये मैंने प्लेटिनम का इस पे तार लपेट दिया। ठीक है, अब प्लेटिनम का तार क्यों लपेट दिया? क्योंकि प्लेटिनम का तार एक उत्प्रेरक का काम करेगा। ठीक है, ये प्लेटिनम का इस पे तार लपेट दिया। ठीक है, अब आगे हमने क्या किया, इन दोनों इलेक्ट्रोड, ये एनोड है और ये काय का है? कैथोड। एक एनोड का काम करेगा और एक काय का काम करेगा? कैथोड। और दोनों के मध्य मैंने एक तार जोड़ा और तार की सहायता से एक मैंने बल्ब लगा दिया। क्या लगा दिया? एक बल्ब, है ना, ये बल्ब मैंने लगा दिया। आपके पास हैलोजन हो, हैलोजन लगा लेना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो ये बल्ब लगा दिया। ठीक है, फिर हमने क्या किया बेटा, इन दोनों इलेक्ट्रोड, ये दोनों इलेक्ट्रोड है ना, इन दोनों के मध्य हमने अम्ल या क्षार का विलयन भर दिया। काय का विलयन भर दिया? अम्ल या क्षार का, जो एक विद्युत अपघट का काम करेगा। किसका काम करेगा बेटा? विद्युत अपघट का काम करेगा। ठीक है, आगे हमने क्या किया, दोनों जो इलेक्ट्रोड है 2 नली लगाई। एक नली हमने ये लगाई, यहाँ से हम हाइड्रोजन गैस भेज रहे और यहाँ से ये हाइड्रोजन जा रही है और यहाँ से हाइड्रोजन ही वापस आ रही है। तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन गैस भेज रहे हैं और यहाँ से ऑक्सीजन गैस अपना काम करके वापस आ रही है। मतलब ये H2O2 सेल है ना, इसलिए हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से काम चला रहा है। यहाँ हाइड्रोजन भेज रहा है, यहाँ ऑक्सीजन भेज रहा है। ठीक है, तो ये इसका डायग्राम कंप्लीटली हो गया तैयार। अब अगर बोले थ्योरी, सर थ्योरी कैसे लिखे? थ्योरी बेटा यही तो है, यही तो थ्योरी है कि इसमें सरंध्र कार्बन के क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रोड होते हैं जिन पर प्लेटिनम का तार लपेट दिया जाता है जो उत्प्रेरक का कार्य करता है। सेल के मध्य में अम्ल या क्षार का विलयन भर देती है, जो काय का काम करता है बेटा? विद्युत अपघट्ट का कार्य करता है। ठीक है, सेल में एक इलेक्ट्रोड से ऑक्सीजन गैस भेजी जाती है और दूसरे इलेक्ट्रोड से हाइड्रोजन गैस भेजी जाती है। ठीक है, जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस भेजेंगे तो सेल पे कुछ क्रियाएं होंगी। सेल पे क्या होंगी? कुछ क्रियाएं होंगी। तो कुछ क्रियाएं होंगी सॉरी, तो वो क्रियाएं क्या होंगी वो बता रहा हूं मैं आपको, तो ध्यान से सुनना। देखो, कुछ होगा एनोड पर, क्या नहीं पता यार, अरे दोस्त है। तो एनोड पर देखेंगे बेटा, तो हमने देखा कि एनोड पर क्या है? हाइड्रोजन है। एनोड पर क्या है? हाइड्रोजन। और एक विशेष बात याद रखना पहले भाई, एनोड पर क्या होता है? हमेशा ऑक्सीकरण होता है। एनोड पर क्या होता है पहले भाई? हमेशा और ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन दान किए जाते हैं। ठीक है, तो आप देखो एनोड पर क्या है बेटा? एनोड पर क्या है? हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन है और एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीकरण। और जब ये ऑक्सीकरण होगा तो ये इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा? दान। और इलेक्ट्रॉन का दान करेगा तो इलेक्ट्रॉन का दान यहाँ होगा। ठीक है, आपको पता है एक H कितने इलेक्ट्रॉन दान करता है? एक, क्योंकि H पर क्या होता है? 1+ होता है ना, तो H एक इलेक्ट्रॉन दान करता है। बट 2 H है तो कितने इलेक्ट्रॉन दान करेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। जब 2 इलेक्ट्रॉन दान करेंगे तो यहाँ कितने H+ बनेंगे? 2 H+ बनेंगे, है ना, क्योंकि 2 H है ना, तो 2 H+ बनेंगे। तो ये कौन सी क्रिया हुई बेटा? एनोड पर। तो ये एनोड पर, किस पर होगा बेटा? ठीक है, अब हमें क्या करना है बेटा? कैथोड पर करना है। क्या करना है? कैथोड पर। अब ध्यान से सुनना, कैथोड, आपको पता है एनोड का उल्टा कैथोड पर होता है। एनोड का उल्टा कहाँ होता है? कैथोड पर। तो ध्यान से सुनो, कैथोड पर पहले से क्या है? O2 है। कैथोड पर पहले से क्या है? O2 है। और इसका उल्टा मतलब ये भी कहाँ जाएगा? कैथोड पर जाएगा। ये भी कहाँ जाएगा? कैथोड पर। और जब ये कैथोड पर जाएगा बेटा, तो कैथोड पर ये जाकर क्या करेगा? 2H+। ये जो 2H+ है ना, ये भी कहाँ जाएगा? क्योंकि इसका उल्टा कैथोड पर होता है, तो ये एनोड पर हुआ, तो इसका जैसे ही हमने उल्टा कर दिया तो कहाँ हो जाएगा? कैथोड पर। ठीक है, तो ये कैथोड पर O2 तो पहले से ही है और यहाँ H+ कैथोड पर जाएगा। और ये जो H+ है, ये जो H+ है, इस O2 से क्या करेगा? क्रिया, और O2 से क्रिया करके बेटा H और O मिलेंगे और क्या बन जाएगा? H2। क्या बन जाएगा? H2। बट इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ कितने H लगाना पड़ेंगे? 4। तो यहाँ कितना लगाना पड़ेगा? 2। ठीक है, तो 2H2 ये कहाँ बन जाएगा बेटा? कैथोड पर। ठीक है, तो एनोड और कैथोड पर हो गया। अब बेटा इसकी संपूर्ण अभिक्रिया लिखना है। कौन सी अभिक्रिया लिखना है? संपूर्ण। तो संपूर्ण अभिक्रिया बहुत इजी होती है ना। एरो किस तरफ वालों को इस तरफ जोड़ दो, इस तरफ वालों को इस तरफ। तो इस तरफ कौन है? H2। कौन है? इस तरफ कौन है? O2। 4H+। ठीक है, अब 4H+ है तो ये कितने इलेक्ट्रॉन लेगा? 4 इलेक्ट्रॉन लेगा। कितने लेगा? तो ऐसे आप 4 इलेक्ट्रॉन लिख सकते हो। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं। ठीक है, चलो इस तरफ आ जाओ।
तो इसको भी बैलेंस कर दो चाहे तो, जैसे ये, हाँ ये तो बैलेंस ही है वैसे, कोई दिक्कत नहीं है। एरो किस तरफ बांधो, किस तरफ लिख दो, इस तरफ क्या है 2H प्लस, और कितने इलेक्ट्रॉन, 2, बाद में लिख देना ये, ठीक है। और यहाँ क्या है 2H2, तो 2H2O, और ये 2 इलेक्ट्रॉन है, इनको हमने लिख दिया बाद में, ये संपूर्ण, ठीक है। तो ये इसकी कहानी, ये रहा हमारा कौन सा सेल, ईंधन। तो ये एनोड की रिएक्शन, ये कैथोड की, ये संपूर्ण रिएक्शन, ये इसका डायग्राम, थ्योरी आपको दिखाई दी। कोई दिक्कत है? चलो तो कैसा लगा, इतना बस इतना आपको करना है, 5 नंबर आपके 4 नंबर कंप्लीट, और ये सेल है जो एग्जाम में आते रहते हैं, ठीक है, आते हैं, ठीक है। चलो तो कैसा लगा वीडियो, एक बार लाइक शेयर जरूर करो, है ना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टाटा बाय बाय, जय हिंद।